हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाय राहुल मेहरा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड किससे बना होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब ये सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है ना, उसके बेस पे हम सॉलिड को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को टू टाइप में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज होता है उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लेकिन में डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट का ऑर्डर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा होता है वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखो, पॉजिटिव कंस्टिट्यूएंट आयन, नेगेटिव कंस्टिट्यूएंट आयन, मतलब आयन है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इनका ऑर्डर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव। इस तरीके से अरेंज होते होते कहां तक अरेंज हो रहा है? यहां तक। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। ठीक है ना, और यहां से यहां तक, मतलब जहां तक पड़ा वहां तक अरेंज है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? रेगुलर होता है एंड इन ए शॉर्ट रेंज होता है, एंड इन ए शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट थोड़ा ना, लॉन्ग, यहां से शुरू यहां तक हो रहा ना, जहां तक बनाया होता है, एंड इन ए लॉन्ग रेंज होता है। ठीक, जबकि अमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, मतलब यहां तक तो रेगुलर है, उसके बाद में पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, फिर यहां पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, मतलब फिर कोई क्या हुआ? रेगुलेशन, फिर कोई इसमें जो रेगुलर है वो नहीं रहा। ठीक है, तो अमोर्फस सॉलिड में हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर रेगुलर नहीं है, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है अमोर्फस सॉलिड में वो इरेगुलर है। कैसा है भैया? इरेगुलर है। एंड और है भी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसका दोबारा पॉजिटिव नहीं है, मतलब एंड इन ए है तो शॉर्ट रेंज के लिए है। तो अमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर एंड इन ए शॉर्ट रेंज है, एंड इन ए शॉर्ट रेंज है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर एंड इन ए लॉन्ग रेंज होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर एंड इन ए शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, एक बात समझे? और यही इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है कि ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का ऑर्डर रेगुलर एंड इन ए लॉन्ग रेंज है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, जबकि ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर एंड इन ए शॉर्ट रेंज है उसे अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप होता है थ्री डायमेंशनल शेप। ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल शेप को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देखेंगे किसी की ट्रायंगुलर होती है, किसी की क्यूबिक होती है, ठीक है ना, किसी की हेक्सागोनल शेप होती है। ठीक है ना, तो ये जो शेप होती है सॉलिड की, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होती है? डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना, वो चेंज नहीं होती है। अगर मैं बोलता हूँ ये वाला सॉलिड की हेक्सागोनल शेप है, तो हेक्सागोनल शेप हमेशा वैसे ही उसकी शेप कैसे रहेगी? हेक्सागोनल रहेगी। ठीक है ना, अगर इसकी मैं बोलता हूँ इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक ही रहेगी, डेफिनेट रहेगी, फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप या थ्री डायमेंशनल शेप कैसा होती है? डेफिनेट होती है। क्या होती है? डेफिनेट होती है। जबकि अमोर्फस सॉलिड में ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है, फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर होती है, चेंज होती रहती है, डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, कभी हेक्सागोनल, कभी ट्रायंगुलर, कभी क्या क्यूबिक, कभी ऐसा चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट होती है। और देखना आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की पढ़ेगी, इसकी क्यूबिक है, इसकी हेक्सागोनल है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो क्या होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे हमने कोई सॉलिड है, मुझे पता नहीं है कौन सा सॉलिड है, अभी मुझे पता नहीं है क्या कौन सा सॉलिड है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, किसी शार्प एज टूल के द्वारा क्या करता हूँ? कट करता हूँ, और कट करने के बाद टू पीस में क्या होता है? स्प्लिंट होता है। ठीक है ना, स्प्लिंट होने के बाद टू पीस में जैसे स्प्लिंट होगा तो इसकी दो न्यूली सरफेस बनेगी, दो न्यूली, एक सरफेस एडी, एक सरफेस एडी। स्प्लिंट होने के बाद दो न्यूली सरफेस बनी, एक ये और एक ये। अगर ये सरफेस स्मूथ एंड प्लेन है, अगर ये सरफेस स्मूथ एंड प्लेन है, तो हमें इसे बोलेंगे कि ये वाला सॉलिड कौन सा हुआ हमारा?
स्मूथ एंड प्लेन है तो कौन सा सॉलिड हुआ हमारे, स्मूथ एंड प्लेन है तो हमारे सॉलिड हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसी को कट किया, कट करने के बाद टू पीस स्प्लिंट हुआ और स्प्लिंट होने के बाद में ये क्या हुआ, ये इरेगुलर हुआ, तो हमारे कौन सा सॉलिड हो जाएगा, अमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड हो जाएगा, अमोर्फस सॉलिड। अगर सरफेस की इसी है हमारी इरेगुलर, तो हम कह सकते हैं कि किसी शार्प एज टूल से कट करने के बाद में अगर टू पीस में स्प्लिंट होता है हमारा सॉलिड और उस स्प्लिंट होने के बाद में जो न्यू जनरेटेड सरफेस होती है अगर वो स्मूथ एंड प्लेन हुई तो वो हमारा कौन सा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। जबकि इरेगुलर हुई तो वो हमारा सॉलिड कैसा होगा, अमोर्फस सॉलिड होगा। ये बात समझिए। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज जाए क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट किस में चेंज जाए, गैस स्टेट में, वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। कैसा होता है, शार्प होता है। जबकि अमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन ए रेंज होता है। किसा होता है, इन ए रेंज होता है। ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। शार्प का मतलब कैसे, मैं एग्जांपल देख समझाता हूं। जैसे NaCl है, मैं मान लेता हूं NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मान लेता हूं, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होगा। अगर मैं इस NaCl को 119.99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूं तो भी क्या होगा, ये मेल्ट नहीं होगा। जैसे मैं इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देता हूं तो ये मेल्ट होना शुरू होगी और मेल्ट पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका 120 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा और वो शार्प होगा। ठीक है। 119.99 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेल्ट नहीं होगा। जैसे इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे जब तो ये पूरा NaCl क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड में मैं एग्जांपल लेता हूं प्लास्टिक का। प्लास्टिक के मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा इस प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लास्टिक के अमोर्फस सॉलिड कितना होता है, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने रेंज ही बोला 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब समझो, प्लास्टिक को मैं मानता हूं इसके 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने मेल्टिंग पॉइंट बताया किसका, प्लास्टिक का। अगर मैं प्लास्टिक को 70 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूं तो पिघलना थोड़ा शुरू होता है, थोड़ा कम मेल्ट होता है, थोड़ा ढीला सा होता है। फिर 75 पे थोड़ा ज्यादा होता है, 77 पे थोड़ा ज्यादा होता है, 78 पे थोड़ा ज्यादा होता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी क्या हो जाती है, प्लास्टिक हमारी मेल्ट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड में क्या करता हूं मैं कि अमोर्फस सॉलिड में बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलूंगा, इन ए रेंज। जबकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलूंगा इन ए शार्प। समझ आया, इन ए शार्प बोलूंगा, सॉरी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में क्रिस्टलाइन पॉइंट अमोर्फस सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इन ए रेंज होता है। ठीक है। नेचर की बात करता हूं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी सॉलिड की मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट वाली वो पूरी की पूरी फॉलो करती है। वो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मास, वॉल्यूम, शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है ना। वो जो चार शेप बताए थे ना, पहली होगी, सेकंड क्या बताई थी मैंने कि इनकम्प्रेसिबल रिग्ड होगा, थर्ड क्या बताई थी मैंने कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा होता है और जबकि क्या होता है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। और लास्ट मैंने बताया था सॉलिड की प्रॉपर्टीज में कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं, ऑसिलेट नहीं होते हैं, ऑसिलेट होते हैं। ठीक है ना। ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्ट, ये सब जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी ये सब की सब कौन करती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड। क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड। जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या करता है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे बोलेंगे सूडो सॉलिड। क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ग्लास है, ग्लास की थिकनेस इतनी है, लेकिन 10 से 15 साल बाद में क्या हो जाता है, ग्लास की थिकनेस क्या हो जाती है, नीचे से क्या होती है, ज्यादा जाती है थिकनेस, जबकि ऊपर से क्या जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, अब देखो पहले ऐसी थी और अब ऐसी हुई, मतलब शेप चेंज हुई किसकी, ग्लास की। ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास। तो ग्लास की थिकनेस क्या जाती है, बाद में चेंज जाती है, मतलब उसका शेप भी चेंज हो गया। तो शेप चेंज हो गया, जबकि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या थी, शेप डेफिनेट रहता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं रह रहा है, ग्लास का शेप डेफिनेट नहीं रह रहा है। तो अपन बोल सकते हैं
कि अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, सूडो सॉलिड है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये ग्लास नीचे से थिकनेस बढ़ी कैसे, इसके रीजन देखते हैं। तो क्या होता है, ग्लास में जो कंसिस्टेंट पार्टिकल होता है वो होता है SiO2। क्या होता है, SiO2। ये कंसिस्टेंट पार्टिकल क्या करता है, समय के साथ साथ स्लोली स्लोली फ्लो होता है, और फ्लो होने के साथ साथ क्या होता है, नीचे आता रहता है। क्या आता है, नीचे आता रहता है। तो ऊपर के जो SiO2 कंसिस्टेंट पार्टिकल है वो नीचे जमा होते रहते हैं। कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे आते रहते हैं और नीचे से क्या होता है, नीचे जमा होते रहते हैं। तो नीचे से ऊपर से पतली और नीचे से क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसकी थिकनेस, ग्लास की थिकनेस नीचे से ज्यादा और ऊपर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंट पार्टिकल फ्लो हो के नीचे आ रहे हैं, मतलब स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा है SiO2, यानी कंसिस्टेंट पार्टिकल स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जबकि फ्लो होने की टेंडेंसी किसमें होती है, किसमें पाई जाती है, किसमें प्रेजेंट होती है, लिक्विड के अंदर। और अमोर्फस सॉलिड के अंदर भी ये स्लोली स्लोली फ्लो होने की टेंडेंसी मिल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अमोर्फस सॉलिड को बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। लास्ट लेक्चर में मैंने सुना था कि लिक्विड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड जो होता है, अमोर्फस सॉलिड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। और अमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्लोली स्लोली फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए अमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। और यही रीजन है कि ग्लास क्या होता है, कुछ समय बाद नीचे से ग्लास की थिकनेस ज्यादा और ऊपर से कम हो जाती है, ठीक है। तो अमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसका रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर कहते हैं स्लोली स्लोली फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है लिक्विड की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वाला, आइसोट्रोफी। ये आइसोट्रोफी क्या है, आइसो वर्ड का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, सेम। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने यहाँ पर ऊपर क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं एक क्रिस्टल बनाता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो मुझे कंसिस्टेंट पार्टिकल कौन कौन से मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट पार्टिकल देखता हूँ तो पॉजिटिव 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 मिलते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट पार्टिकल देखता हूँ तो नेगेटिव 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 मिलता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये डायरेक्शन में प्लस माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस प्लस, इस डायरेक्शन में प्लस प्लस। तो मतलब मुझे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से, अकॉर्डिंग से, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है या मिलती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं हम, अनआइसोट्रोफी बोलते हैं, अनआइसोट्रोफी बोलते हैं। आइसो का मतलब सेम और अन का मतलब नहीं होना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, मतलब डिफरेंट होती है, मतलब सेम नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोफी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है अनआइसोट्रोफी किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे अनआइसोट्रोफी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट जो सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो जानते हो ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये होती है, ठीक है ना। अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है ना। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, जैसे ही मैंने यहां लिया, इसका क्रिस्टल लिया, अब इसके क्रिस्टल में किधर भी देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, मतलब सभी जगह खिचड़ी है, कहीं से देख लो, हमें क्या मिलेगा, हमें जो इसका वो मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, हर जगह सेम मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड के क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन पे फिजिकल प्रॉपर्टी हमें सेम मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी हमें सेम मिलती है, सेम का मतलब आइसो, तो आइसोट्रोपी याद रखना। अमोर्फस को आइसोट्रोपी बोलेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अनआइसोट्रोपी बोलेंगे। ए से मिला मत है ना, अमोर्फस को अनआइसो ऐसे मत मिला देना, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत होना। कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अनआइसोट्रोपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अनआइसोट्रोपी बोलते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड के क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए सेम से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखना, इसको मैं फास्ट टिकेट मारता हूं, ध्यान से देख लेना। अरेंजमेंट की बात करते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन बात करते हैं।
तो सॉलिड किससे बना होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को टू टाइप में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है एंड इन ए लॉन्ग रेंज होता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट होता है अमोर्फस सॉलिड में। अमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर एंड इन ए शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब थ्री डायमेंशनल शेप जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट होती है, कभी चेंज नहीं होती है, जबकि अमोर्फस में इरेगुलर होती है, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करता हूं, जब किसी शार्प एज टूल से कट करने के बाद टू पीस में स्प्लिंट होता है और टू पीस में स्प्लिंट होता है तो टू न्यू सरफेस जनरेट होती है। इन न्यूली सरफेस क्या होता है? अगर स्मूथ एंड प्लेन होगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर वो न्यूली सरफेस जो जनरेट हुई है अगर वो इरेगुलर होगी तो कैसी होगी? अमोर्फस सॉलिड होगी, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प होता है, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है। जबकि अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है वो इन रेंज होता है। रेंज का मतलब 7 to 80 डिग्री, 18 to 90 डिग्री, 90 to 100 डिग्री, 100 to 120 डिग्री, ऐसा रेंज में होता है 7 to 80, 80 to 90, ठीक है ऐसा। क्योंकि नेचर की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टोटल जो भी मैंने बताया प्रॉपर्टीज होते हैं उनको फॉलो करती है, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो फॉलो करती है कुछ फॉलो नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल के मैंने बताया था कि ग्लास की थिकनेस नीचे से मोटी हो जाती है कुछ समय बाद, और ऊपर से क्या जाती है? पतली हो जाती है। रीजन सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, मतलब इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। और आइसोट्रोफी नेचर की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अनआइसोट्रोफी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी हमें डिफरेंट मिलती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अनआइसोट्रोफी बोलते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए अमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रोफी बोलते हैं। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका एग्जांपल में प्लास्टिक मैंने इसका एग्जांपल दिया था, ग्लास का एग्जांपल दिया था, प्लास्टिक ग्लास का एग्जांपल आप डाल सकते हो। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl, KCl, SiO2 ये जो भी पढ़ेंगे ना वो सब के सब क्वार्ट्ज, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब तो क्वार्ट्ज से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्वार्ट्ज ग्लास में चेंज हो जाता है, जबकि क्वार्ट्ज क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि ग्लास क्या होता है? अमोर्फस सॉलिड होता है। तो क्वार्ट्ज को ग्लास में या क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां क्वेश्चन ऐसा है, शायद मुझे याद नहीं है कि क्वार्ट्ज को ग्लास के अंदर चेंज कर सकते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं तो कैसा है, ठीक है ना। वो आपका टॉपिक है, वो आप इसको सर्च करो, उसको ढूंढो, शायद मिल जाएगा, उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको उसका आंसर आसानी से इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए काफी इतना, आगे हम क्रिस्टल सॉलिड को ही कंटिन्यू करेंगे, पूरे चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।